हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी के अंडर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी में हमने देखा कि रुपीज़ जो है, हमारी जो इंडियन करेंसी है, वो किसी भी फॉरेन करेंसीज़ में कन्वर्ट हो सकती है या कोई भी फॉरेन करेंसीज़ इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो सकती है एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट। मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे ही कन्वर्जन हो सकता है, और उसी को हमने कहा कि ये है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, राइट। अब ये जो रुपये का कन्वर्टिबिलिटी हुई, ये जो कन्वर्जन हुआ, ये जो एक्सचेंज हम कर सकते हैं, ये चीज़ हमारी दोनों के लिए पॉसिबल है। दोनों का मतलब क्या हो गया कि ये रुपये का जो कन्वर्टेबल है वो कैपिटल अकाउंट में भी हो सकता है और करंट अकाउंट में भी हो सकता है, राइट। तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ जो रुपये है वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी हो सकती है हमारी, और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी हो सकती है। अब इन दोनों सेंस में बात समझिएगा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्यों बात की गई है। तो देखिए, जब हम कह रहे हैं कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, तो हमने क्या कहा कि इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करेंगी एक दूसरे के साथ और मार्केट रेट पे कर सकती हैं, राइट। ये बात हमने कहा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी होती है। अभी जो एक्सचेंज होगा वो होगा क्यों? वो एक्सचेंज सभी होगा ना जब कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी। मतलब हमारे देश में, चाहे हमारी कंट्री के कोई भी रेसिडेंट हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हमारी बैंक हो या हमारी कोई गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट हो, कोई भी अगर दूसरी कंट्रीज से, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं उनसे कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है, वहाँ के लोगों से, वहाँ की गवर्नमेंट से, कैसे भी ट्रांजैक्शन कर रही है, तभी तो हमें यही हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा। और तभी हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? फॉरेन करेंसीज़ की। तभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कन्वर्जन की। तभी हम कहेंगे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी की ज़रूरत है, राइट। और हमें पता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ये जितने भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं कि हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे देश में कहाँ होती है? वो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का वीडियो देखेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझाई गई हैं कि बीओपी में क्या होता है और क्या करंट होता है, क्या कैपिटल होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब सारी ट्रांजैक्शंस को करते हैं तो उसमें सारे ट्रांजैक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। जो हमारे शॉर्ट टर्म नेचर के होते थे और जो साल भर से रिलेटेड होते थे, ईयरली जितनी चीज़ें होती थी, उसको हम करंट अकाउंट में लेके जाते थे। और जो हमारे कैपिटल नेचर की चीज़ें होती थी उसको हम कहाँ लिख देते थे? कैपिटल अकाउंट में। मतलब जो भी हमारा ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है ना, उस ट्रांजैक्शंस के नेचर को हम डिफाइन करते थे कि कौन सा ऐसा है जो लॉन्ग टर्म वाला है, जो कैपिटल नेचर का है, उसको हम, उसकी सारी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते थे? कैपिटल एसेट्स में। और जो हमारे शॉर्ट टर्म नेचर के होते थे और एनुअल बेसिस पे होते थे, उनको हम कहाँ लिखते थे? करंट अकाउंट में। तो मतलब सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को दो ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट और कैपिटल। तो कहा जा रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते, कन्वर्जन हो सकता है तो फॉरेन करेंसीज़ में, या फॉरेन करेंसीज रुपीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो किस तरह का कन्वर्जन होगा? तो सारे ट्रांजैक्शन दो ही अकाउंट को तो बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी रुपी करंट अकाउंट वाली भी कन्वर्टेबल है और कैपिटल अकाउंट वाली भी कन्वर्टेबल है। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है और वो है अगर, तो उसको भी हम रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर कोई फॉरेन करेंसीज थी तो उसको हम रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रुपये को हम फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा, तो जो भी सिचुएशन हो। और इसी तरह अगर कोई करंट अकाउंट का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था, नेचर उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का किसका था? करंट अकाउंट का था, तो उसको भी कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का अलाउ है। और कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी मतलब क्या? वही एक्सचेंज, इंडियन रुपी टू फॉरेन करेंसी टू इंडियन रुपीज एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट। क्लियर है? इसीलिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी को दो अकाउंट में डिवाइड कर दिया, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, राइट। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये चीज़ हम करने क्यों जा रहे हैं, दो अकाउंट्स में हम क्यों बात कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, कि आखिर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, रुपी को हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोनों में करंट और कैपिटल हमने क्यों नाम लिया वो हमने समझ लिया। अब हम करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की अगर बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, करंट अकाउंट क्या होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है बीओपी में, बट एक जनरल टर्म्स में हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ कैश, चाहे वो इनफ्लो हो रहा हो चाहे वो आउटफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। और ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं और नॉन कैपिटल होते हैं, मतलब कैपिटल नेचर के नहीं होते हैं और बिटवीन द कंट्रीज़ होती हैं, तो उसको, उन सबको हम कहाँ लिखते हैं? करंट अकाउंट में लिखते हैं। उन सारी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इन सब चीज़ों को डील करता है। अब करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब इस अकाउंट में डील की जाने वाली सारी चीज़ें कन्वर्टिबल हैं, मतलब वो रुपी टू फॉरेन करेंसी टू रुपी, वो कन्वर्टिबल है, एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेशन का जो पार्ट हमें लिखना होता है वो क्या हो गया हमारा, कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स व्हेन फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज का सेंस क्या निकला कि अगर जो भी फॉरेन करेंसीज हैं आपके पास, येन, पाउंड, स्टर्लिंग, डॉलर एक्सेट्रा जो भी, तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हुआ कि व्हेन फॉरेन करेंसीज या फॉरेन एक्सचेंज जो आप क्यों पाएंगे, ये फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्यों होगा, येन, पाउंड, स्टर्लिंग, डॉलर आपके पास क्यों होगा, रिसीव्ड, ये सब आपने फॉरेन एक्सचेंज क्यों रिसीव किया होगा, रिसीव फॉर एक्सपोर्ट ऑफ, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, सामान भेजते हैं, चाहे आप ट्रेड भेज रहे हो, गुड्स वगैरह में आप बाहर भेज रहे हो या अपनी सर्विसेज बाहर भेज रहे हो, जाके हम बाहर टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, मेरे प्रोफेशनल लेक्चर्स वहाँ लग रहे हो, तो ये सर्विसेज देना हो गया। तो चाहे तो आप एक्सपोर्ट ट्रेड में कर रहे हो, मतलब गुड्स वगैरह में कर रहे हैं, मर्केंडाइज कर रहे हो, या आप सर्विसेज कर रहे हैं, वो इंडियन रुपी में क्या है, कन्वर्टेबल है। एंड वाइस वर्सा, मतलब इंपोर्ट के केस में भी। तो इट मीन्स करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि जब फॉरेन एक्सचेंज जो कि रिसीट फॉर एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज एंड सर्विसेज कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज़ एंड वाइस वर्सा इंडियन रुपीज़ टू अदर, तो उसी को हम बोलेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सिंपल सा सेंस निकला कि फॉरेन करेंसीज, चाहे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसीज आपके पास आती हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, तो फॉरेन करेंसीज हमारे पास आई, तो जब हम उन फॉरेन करेंसीज को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको कहेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। या फिर हमने इम्पोर्ट किया, चाहे गुड्स में किया, चाहे सर्विस में किया, चाहे किसी में भी किया, हमने बाहर भेजा और पैसा हमें देना है, बाहर भेजना है, तो जब हम उस पैसे जो हमें बाहर भेजना है उस रुपये को हम फॉरेन जिस भी करेंसी में हमें भेजना है उस करेंसी में कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, राइट। तो करंट अकाउंट कन्वर्ट मतलब करंट अकाउंट में डील हो रहे जो भी ट्रांजेक्शन है उनको आप रुपीज़ में, या अगर फॉरेन करेंसीज है तो रुपीज़ में, रुपीज़ है तो उसको फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट करना, तो उसी को कहेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो 1991 में जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया तो इंडिया ने क्या किया, पार्टली कन्वर्टेबल अडॉप्ट किया, पार्टली कन्वर्टेबल जो सिस्टम था रुपी का वो अडॉप्ट किया, उस रिजीम में वो गए, राइट। अच्छा, ये पार्टली कन्वर्टेबल की जो बात हमने करी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे पार्टली कन्वर्टेबल की बात क्या कहता है कि अगर करंट अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो पार्शियल होंगे, मतलब पार्शियली कन्वर्टेबल होंगे। अब यहाँ पे पार्शियली का मतलब हो गया 60/40 का रेशियो, और 60/40 क्या है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रुपी कन्वर्टेबिलिटी में। इसका मतलब क्या था कि हाँ भी करंट अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शन है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, इसको हम रुपीज़ को फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी को रुपीज़ में, एज द केस में भी एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 60% तो मार्केट रेट पे करेंगे और 40% ऑफिशियल रेट पे करेंगे, मतलब जो आरबीआई ने डिसाइड किया होगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड करवाया होगा आरबीआई के थ्रू, उस पे हम करेंगे, राइट। तो ये 60/40 का हमने रेट बता दिया था, और इसी को हमने क्या किया कि पार्शियल कन्वर्टेबल है ना, पूरी तरीके से नहीं कन्वर्टेबल है। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि जो करंट अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी है वो पूरी हो गई, फुल्ली कन्वर्टेबल हो गया। अब यहाँ फुल्ली कन्वर्टेबल का क्या मतलब हो गया कि पूरा का पूरा जो भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा, अगर वो रुपए में आपका है और आपको फॉरेन में पेमेंट करना है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है तो रुपए टू फॉरेन और फॉरेन करेंसी, और अगर आपको वो पेमेंट रिसीव होनी है तो फॉरेन करेंसी में पैसा आया है, अब उसको रुपए में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो फॉरेन करेंसी टू रुपी, दोनों ही केस में वो क्या होगा, मार्केट रेट पे कन्वर्ट होगा। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब यही होता है कि मार्केट रेट पे कन्वर्टेबल होगा, ऑफिशियल रेट का कोई सीन यहाँ नहीं रहेगा। तो पहले तो पार्शियल हुआ, फिर बाद में फुल्ली कन्वर्टेबल हमने ऑप्ट कर लिया था। अभी ये चीज़ हुई हमारी कि हम एक एग्रीमेंट है, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द आईएमएफ, है ना, आईएमएफ से जो एग्रीमेंट हुआ उसके आर्टिकल्स हैं, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 8, है ना। ये आर्टिकल 8 इंडिया ने एक्सेप्ट करा, कब एक्सेप्ट किया, 1994 में जाके। तो अगस्त 1994 में इंडिया ने ये आर्टिकल 8 जो इस पूरे एग्रीमेंट के आर्टिकल्स थे उनमें से आर्टिकल 8 को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्टेंस का मतलब क्या निकला था, इस एक्सेप्टेंस का मतलब ये निकला था कि जो भी लोग ये आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगे उस कंट्री को ये रिक्वायर्ड रहेगा कि वो अपनी करंट अकाउंट को कन्वर्टेबल करे, राइट। मतलब करंट अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कन्वर्ट करें। अब कन्वर्ट का मतलब वही समझिएगा, रुपी टू फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसीज टू रुपी, जो भी केस हो, तो वो कन्वर्ट करे, ऐसा उनको एक्सेप्ट करना होता है, अपनी कंट्री में ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा आप कर सकते हैं, वो कन्वर्टेबल है, राइट। तो इसी सीरीज़ में कि ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमारी अच्छे से हो जाए, 2000 में क्या हुआ, हमारा नया एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेसिकली इस एक्ट का एग्जिस्टेंस में आना क्या था कि फेरा को रिप्लेस कर देना, जो हमारा पहले एक्ट था फेरा उसको रिप्लेस करके हमारा फेमा आया, और फेमा आया ही इसीलिए लाया ही इसीलिए गया, एक्चुअली काम 2000 में करना शुरू किया, 1999 में हमारा ये एक्ट फ्रेम हो चुका था, फेमा एक्ट 1999 में फ्रेम हो गया था। तो ये हमारा आया ही और ये 2000 में काम ही करना इसलिए शुरू हुआ कि जिससे कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अच्छे से हो सके, राइट। तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या निकला, तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज द फ्रीडम
टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसमें आप फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसीज को परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं फ्रीली, मतलब मार्केट रेट पे। उसी को बोलेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और फॉरेन करेंसीज को आप बाय या सेल करने का मतलब समझ लीजिएगा। आप बाय कब करेंगे? फॉरेन करेंसीज आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करना है, तो मतलब इम्पोर्ट। फॉरेन करेंसीज सेल कब करेंगे? फॉरेन करेंसीज मतलब आपको पेमेंट रिसीव हो गई फॉरेन करेंसी में, अब आप उसको सेल करके क्या लेंगे? इंडियन रुपीज़ लेंगे, मतलब एक्सपोर्ट। तो वही कह रहा कि आप जो भी करंट अकाउंट से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, अब उसमें फॉरेन एक्सचेंज को आप बाय और सेल फ्रीली कर सकते हैं, मतलब मार्केट रेट पे कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम कहेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है। सेम सेंस में हम बात करेंगे किसकी? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो करंट अकाउंट समझने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? जो भी कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस है ना वो कन्वर्टेबल होंगे, राइट। कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते होंगे, मतलब कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस, वो आपका कन्वर्टेबल है। फॉरेन करेंसीज टू रुपीज़, रुपीज़ टू फॉरेन करेंसीज, राइट। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज द फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स एंड वाइस वर्सा। मतलब फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स टू लोकल फाइनेंशियल एसेट्स या लोकल फाइनेंशियल एसेट्स टू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स एट अ मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो मतलब कि अगर आपके पास आपके फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब आपकी बिल्डिंग है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो इस तरह से आपका कुछ भी एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स है, अगर आप उसे किसी फॉरेन के फाइनेंशियल एसेट्स में भेजना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वो करना। या अगर कोई बाहर के लोग हैं, उनके फॉरेन की करेंसीज है, फॉरेन के पैसे हैं, वो इन्वेस्ट हमारे यहाँ करें, हमारी लैंड बिल्डिंग में, या हमारा क्या नाम की इन फैक्ट्रीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि फॉरेन टू लोकल फाइनेंशियल एसेट्स। तो दोनों ही सिचुएशंस, और किस रेट पे हो? मार्केट रेट पे हो, तो उसी को हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इज इट क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट में फाइनेंशियल एसेट्स ही तो जाते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के आइटम होते हैं, जो लॉन्ग टर्म नेचर के आइटम, जो कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं, वो वही हमारा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को कहा गया कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स दैट कैपिटल फ्लोज, जो भी कैपिटल का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कैपिटल का फ्लो मैंने बोला, इनफ्लो या आउटफ्लो की बात मैंने नहीं गई, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, चाहे वो इनफ्लो हो रहा हो या फिर आउटफ्लो हो रहा, पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, राइट। फॉरेन से पैसा इंडियन रुपीज़ में आ रहा हो या इंडियन रुपीज़ के पैसे फॉरेन में जा रहे हों, जो भी केस हो। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल का जो फ्लो है, अब कैपिटल के फ्लो में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी कि अगर आप पोर्टफोलियो में कैपिटल हो रहा है, पोर्टफोलियो कैपिटल है आपका, उसमें फ्लो हो रहा है, या कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या आपने लोन वगैरह ले रखा है, या डिविडेंड इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, चाहे डिविडेंड इंटरेस्ट आपको फॉरेन से रिसीव हो रहा है या आप फॉरेन में भेज रहे हैं, आपने फॉरेन से लोन लिया है या लोन दिया है, राइट। आपको इन्वेस्टमेंट आई है या आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपका कैपिटल आया है हमारे यहाँ, बाहर से कैपिटल आया है या आपने कैपिटल लगाया है बाहर, कुछ भी हो, फ्लो कैसा भी हो, इनफ्लो आउटफ्लो, पर इस तरह के सेंस में हो, उसी को हम कहते हैं कैपिटल फ्लोज, ठीक है। तो क्या कहा? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल फ्लोज जो हैं वो फ्रीली कन्वर्टेबल हैं। कैपिटल के जो फ्लोज हैं वो कैसे हैं? फ्लो जो कैपिटल का है वो फ्रीली कन्वर्टेबल है, किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में, एंड वाइस वर्सा कि फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल के फ्लो में फ्रीली कन्वर्टेबल है एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट। तो उसी को हमने क्या कहा? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, राइट। तो यहाँ एक सेंस समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या क्या आ गया, जैसे FDI आ गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गया, अदर इन्वेस्टमेंट आ गए, रिजर्व अकाउंट आ गए। इन सबको टोटल करते हैं तो कहते हैं कि हमारे कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब इसमें जो कुछ भी हो रहा है हमारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर का पैसा हमारे यहाँ आ रहा है ना, तो फॉरेन के पैसे हमारे आ रहे हैं। सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते तो हम ये कह सकते थे कि चाहे पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ रिकॉर्ड होती है? कैपिटल अकाउंट में। तो जब हम इन चीज़ों को कन्वर्टेबल का ऑप्शन देते हैं कि ये कन्वर्टेबल है रुपीज़ में, तो उसी को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ठीक है, ये कैपिटल फ्लोज ही कन्वर्टेबल होने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में, और वो भी फ्रीली मार्केट रेट पे, तो ही हम इसे कहेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो ये कैपिटल फ्लोज की जो बात की गई, जो FDI, पोर्टफोलियो, अदर इन्वेस्टमेंट, ये है क्या चीज़, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? FDI पे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, पर यहाँ पे आप इसको BOP के मैटर से समझ सकते हैं।
तो देखिए एफडीआई रिफर्स कैसे करते हैं आपका कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा हो और आपके कैपिटल में हो रहा हो, मतलब फैक्ट्री में लग रहा है, बिजनेस में पैसे लग रहे हैं, राइट। तो जनरली ये कैसा होता है, सस्टेनेबल नेचर का होता है, जैसे परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, बिल्डिंग या होल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। जैसे एक कोई नया हमने 5G का पूरा सिस्टम, IT सिस्टम डेवलप करने वाले हैं, लेकिन अब ये बाहर के पैसे से डेवलप हो रहा है, बाहर के लोग लाके डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। या फिर हम इसी तरह के मेट्रो का है, तो बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अच्छी सी मेट्रो चले, तो ये हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब परचेज करना या कंस्ट्रक्ट करना मशीनरी, बिल्डिंग, तो इसमें पैसा लगाना, इसमें कैपिटल का आना, ठीक है। तो अगर फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया हमारी कंट्री में, तो मतलब बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आया, उन्होंने हमारे यहाँ मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग के लिए और प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, बिजनेस के लिए, इसके लिए पैसा लगाया, तो हम ये क्या हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा कि इनबाउंड फ्लो, मतलब पैसा हमारे यहाँ आया। और जब पैसा हमारे यहाँ आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, सरप्लस होता है। तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP जो बनता है हमारा, उसमें हमारा ये कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, सरप्लस की साइड दिखेगा। और BOP में अगर हमारा पॉजिटिव दिखता है, पैसा जब भी आता है तो BOP पॉजिटिव दिखता है। और BOP पॉजिटिव दिखने का मतलब कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सब पॉजिटिव दिखेंगे, तभी तो हमारा ओवरऑल BOP पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट दो ही अकाउंट से तो मिलकर बनता है, करंट और कैपिटल जो मेन है। तो अगर ये पॉजिटिव जाएंगे तो हमारा BOP पॉजिटिव जाएगा। तो पैसा अगर आता है तो क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। वहीं पे अगर हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्ट करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में यही चीज़ खरीद रहे हैं, कैपिटल वगैरह का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा पैसे का आउटबाउंड हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है ना, तो वो हमारे लिए डेफिसिट की सिचुएशन होती है। इज़ इट क्लियर? ये हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कहानी बता रहा है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं, तो अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ पैसा लगाए तो हमारा सरप्लस होगा, और हमने बाहर पैसा लगा दिया तो हमारा डेफिसिट में जाएगा। पर इसका जो ईयरली होता है ना, वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो एनी ईयरली प्रॉफिट दैट आर नॉट री इन्वेस्टेड विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन बट विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट रेदर देन इन कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री में किया, तो पैसा हमारे यहाँ आया, हमारा सरप्लस हो गया। लेकिन अगर हम एनुअल रिटर्न की बात करें ना, हर साल इनको जो हमको प्रॉफिट देना है ना, तो कोई भी पैसा लगाता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो आप एक बार उसने बहुत सारा पैसा लगा दिया, अब हर साल आप उसको कुछ प्रॉफिट का % भेजेंगे ना, तो कैपिटल का तो इनफ्लो हुआ, लेकिन हर साल पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। इसीलिए इसको बोला कि अपोजिट डायरेक्शन। अगर री इन्वेस्ट नहीं हुआ तो कैसा जाएगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। यहीं अगर हमने हमारे इंडिया के लोगों ने पैसा बाहर लगा दिया, बाहर की कंट्री में लगा दिया, तो कैपिटल तो आउटफ्लो हो गया, नो डाउट, लेकिन वहाँ से रिटर्न आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ। कैपिटल अगर आउटफ्लो हो रही है तो एनुअल रिटर्न इनफ्लो होगा, है ना। और अगर आपका कैपिटल इनफ्लो हो रही है तो एनुअल रिटर्न हमारा आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। पैसा कोई पैसा लगाता है तो फिर उसको बार बार भेजना पड़ता है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। पर ये कब होगा, जब री इन्वेस्ट ना किया गया हो। मतलब आप मान लीजिए फॉरेनर है और आपने हमारी कंट्री में हमारे लिए पैसे लगा दिए, हमारी कंट्री में पैसे लगा दिए बिज़नेस वगैरह के सेटअप पे। अब आपको प्रॉफिट का % मैं आपको देने वाली हूँ, तो आपने क्या कहा कि नहीं, ये प्रॉफिट का % मेरे प्रोजेक्ट वाई पे लगा दीजिए, आपकी कंट्री में जो प्रोजेक्ट वाई चल रहा है उस पर लगा दीजिए। तो फिर से हमारा इन्फ्लो ही हो गया, पैसा जो बाहर चला जाता, आपके पास चला जाता प्रॉफिट का पोर्शन, वो प्रॉफिट का पोर्शन री इन्वेस्ट हो गया, तो फिर से इन्फ्लो हो गया। तो अगर री इन्वेस्ट नहीं होता है तो हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, राइट। अगर पैसा लगाया गया, कैपिटल लगाया गया है तो आउटफ्लो होगा, और अगर कैपिटल आउटफ्लो है तो इनफ्लो होगा, इनकम। तो ये जो चीज़ होगी, ये जो पैसा होगा, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में। एनुअल रिटर्न की बात जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वो हमारा करंट अकाउंट का पार्ट होगा, क्योंकि एनुअल है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। कैपिटल का फ्लो जो होंगे वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो इस तरह से हम एफडीआई की रिकॉर्डिंग करते हैं। वहीं नेक्स्ट हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट का जो नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन हुआ वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, है ना, इन सब चीज़ों को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सबको, तो वो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और जो कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो कैपिटल अकाउंट एंट्री विल जस्ट बी फॉर एनी बाइंग और सेलिंग ऑफ द पोर्टफोलियो एसेट्स इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में मतलब आपकी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी परचेज या सेल जो भी कर रही है इन पोर्टफोलियो एसेट्स को, मतलब ये आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जो कुछ भी हैं, तो वो सब हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनते हैं और उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिजर्व अकाउंट आता है। तो रिजर्व अकाउंट हमारा क्या होता है, जब हमारी कंट्री की जो मेन बैंक है, मतलब हमारी RBI, नेशंस की जो सेंट्रल बैंक होती है, जब वो फॉरेन करेंसीज को बाय या सेल करती है और वो जो मेंटेन करके रखी है, वो कहाँ दिखाया जाएगा, रिजर्व अकाउंट में जाएगा। और अदर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कैपिटल का फ्लोज इनटू बैंक अकाउंट्स, मतलब चाहे आपने लोन लिया है या लोन दिया है,
तो वो सारा जो है वो हमारा अदर इन्वेस्टमेंट में जाता है, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनता है। तो इस तरह से पूरा कैपिटल अकाउंट तैयार होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्टेबिलिटी तो हो रही है, पैसा लगेगा, तो आप रुपए में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और बाहर आप जब भेजना चाह रहे हैं तो बाहर तो वो रुपये नहीं लेंगे ना, तो आपको रुपये को फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट करेंगे तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आउटफ्लो हो गया। फॉरेन करेंसीज वाले आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसीज देंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप आपको उस फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट करेंगे रुपये में। तो वही ये जो कन्वर्जन हुआ वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्जन कहलाता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कहलाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमेशा से कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है कि ये जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, ये जो कुछ भी है वो हम फुल कन्वर्टेबल रखें या पार्शियल रखें, मतलब फुल कन्वर्टेबल रखें भी कि ना रखें, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट के नेचर की ट्रांजेक्शन है, तो इनको फुल्ली कन्वर्टेबल करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारी ये ट्रांजेक्शन्स हैं कैपिटल अकाउंट नेचर की, वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। याद रखिएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है, पर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब मार्केट रेट पे पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात ही करें तो उसमें हर सेक्टर के लिए लिमिट लगा दी, कैप लगा दिया गया है कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जैसे हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, मास बैंक मतलब बैंकिंग सेक्टर उसमें कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हर एक के लिए एक सीलिंग लिमिट लगा दी गई है कि इतना ही इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसमें भी रूट डिसाइड कर दिया गया कि भाई गवर्नमेंट रूट है कि ऑटोमेटिक रूट है। ये आप FDI पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, और आप वीडियोस भी बने हुए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात अपने यहाँ की करते हैं इंडिया में, तो अभी भी कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रेट्स, वहाँ पे आपका सीलिंग लिमिट लगाई गई है। ठीक है, सो ऑन कैपिटल अकाउंट रुपी रिमेंड नॉन कंट्रोल विथ 100% रेट, मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, 100% आपका मार्केट रेट पर कन्वर्टेबल हो जाए ऐसा नहीं है। अब इसी के साथ चूँकि हमने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पढ़ा कि क्या होता है ये, तो इसके साथ हमें एक चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तारापुर कमेटी रिपोर्ट, क्योंकि ये वही कमेटी है जिसने इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को पॉसिबल करने की बात करी, जिन्होंने ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात कही। तो इसलिए तारापुर कमेटी हमें जानना ज़रूरी है। तो बहुत ब्रीफ में हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि देखिए RBI ने क्या किया, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए कमेटी ड्राफ्ट करी, और वो कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, मिस्टर SS तारापुर, जो कि डिप्टी गवर्नर्स थे RBI के। तो इन्होंने इस कमेटी को जो ड्राफ्ट किया RBI ने, और किसके अंडर किया, ये डिप्टी गवर्नर के अंदर इस पूरी कमेटी को बनाया। और ये कमेटी बनाई किस लिए गई थी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो सके, मतलब कैसे होगा इस चीज़ के लिए पूरा रोड मैप किसने बनाया, इस ये जो तारापुर कमेटी रिपोर्ट है उन्होंने बनाया था। मतलब ये रिपोर्ट ने हमें बताया कि कैसा रोड मैप होगा, कैसे आप कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो तारापुर कमेटी ने क्या डिफाइन किया, एक्ट सच कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी, पर उन्होंने जो कहा कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या निकलता है, तो उन्होंने सिंपल से वही बात कहा, उन्होंने सिंपल वही बात आपसे कही कि जो भी लोकल फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में, या फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स लोकल फाइनेंशियल एसेट्स में फ्रीली कन्वर्टेबल होंगी एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट, उसी को हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ये तारापुर कमेटी ने कहा था, राइट। अब ये जो रिपोर्ट थी, उन रिपोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने टोटल 40 रिकमेंडेशन दी, क्योंकि इन्होंने पूरा रोड मैप बनाना था कि कैसे हमारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो सकता है, और उनके हिसाब से CAC है क्या, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल होना चाहिए, इज इट क्लियर, और वो भी मार्केट रेट पे होना चाहिए, यही उन्होंने कहा था। तो अब यहाँ पे उन्होंने 40 रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से RBI ने 34 रिकमेंडेशंस को माना था, एक्सेप्ट किया था, राइट। अब उस 34 में भी 19 ऐसी रिकमेंडेशन थी जिसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर ली गई थी, फुल्ली इम्प्लीमेंट कर ली गई थी, मतलब जितनी बात कही गई थी उस रिकमेंडेशन में उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया गया था, और 15 ऐसी रिकमेंडेशन थी जिसको पार्टली इम्प्लीमेंट किया गया था, पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो तारापुर कमेटी की जो 40 रिकमेंडेशन थी उसमें से सिर्फ इतनी ही रिकमेंडेशन आपकी कंप्लीट की गई थी RBI के थ्रू। ये जो कमेटी थी उसमें 5 मेंबर थे, और उन्होंने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के 3 ईयर्स का टाइम पीरियड लिया कि 97 से 98, 98 से 99, 99 से 2000, इन 3 सालों में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्री कंडीशंस उन्होंने दी। उन्होंने प्री कंडीशंस देने का मतलब क्या था कि अगर आप CAC चाहते हैं ना, तो आपको कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करने लेना है। जब आप ये कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे अलग अलग टाइम के लिए, इन 3 साल की बात करी थी तो कुछ कंडीशंस पहले साल के लिए, कुछ कंडीशंस दूसरे साल के लिए, कुछ कंडीशंस तीसरे साल के लिए लगाई, कि अगर इस तरह से आपने कंडीशंस पूरी कर ली तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका CAC कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंडीशंस भी अलग अलग थी, लाइक जैसे आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है
उसका परसेंटेज उन्होंने बता दिया था कि आप परसेंटेज को 3% से रिड्यूस कर लीजिएगा, या उन्होंने अपने कंडीशंस में लगा दिया कि आप इन्फ्लेशन जो 3 साल का एवरेज इन्फ्लेशन हो वो 3 से 5 के बीच में, 3 से 5% के बीच में होना चाहिए, है ना। या फिर आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं एनपीए, वो आपके रिड्यूस हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 5% से वो कम हो जाने चाहिए। ऐसा उन्होंने प्री कंडीशंस दिए थे, ऐसे कंडीशंस एप्लीकेबल किए थे सीएसी के लिए। अब एनपीए क्या होता है ये पता होना चाहिए, मतलब बैंक्स में जो लोन लिए जाते हैं ना, जब वो लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, उस लोन को पे नहीं किया जाता है, पब्लिक पे नहीं करती है, रीपे नहीं करती है, तो उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि एक ऐसा एसेट जिससे अब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, आप कोई परफॉर्म नहीं करिए, अब रीपे नहीं होगी, उसी को एनपीए कहा गया। तो ऐसे लोन जो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं उनको रिड्यूस करिए, आप एनपीए को रिड्यूस करिए, है ना। इसी तरह से जो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था, रील जिसे कहते थे, वो उसके लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो ये कुछ कंडीशंस उन्होंने एप्लीकेबल की कि आप ये कंडीशंस फॉलो करिए, कंप्लीट करिए, तब जाके आप सीएसी 3 सालों में कंप्लीट कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो इसके बाद क्या हुआ कि आरबीआई ने सेकेंड टाइम जो है तारापुर कमेटी को फिर से सेटअप किया कि ये जो आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है वो फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बन जाए, जैसे बोलते हैं FCAC, मतलब पूरी तरीके से ये कन्वर्टेबल हो। तो उसके लिए उन्होंने सेकेंड तारापुर कमेटी ड्राफ्ट करी थी। इज इट क्लियर? अब इसमें इन्होंने क्या कहा, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो सेकेंड हमारी FCAC की जो बनी हमारी, कि मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल के लिए जो बनी थी, वो उनकी जो रिपोर्ट थी वो 2006 में पब्लिक की गई, है ना। अब उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको फुल्ली कन्वर्टेबल, आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करना है ना, तो उसके लिए 3 फेजेज़ उन्होंने दिए। जैसे पहले 3 साल दिए गए थे, तो अभी यहाँ पर फिर से 3 फेज दे दिए गए थे। वो फेजेज़ हमारा क्या था कि फर्स्ट फेज 2006 से 2007 तक, फिर 2007 से 2009 तक, और फिर 2011, ठीक है। ये 3 फेजेस दिए गए थे कि इन 3 फेजेस के बेसिस पे आप पूरे तरीके से कैपिटल अकाउंट को कन्वर्टेबल कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो तारापुर कमेटी बेसिकली क्या थी, अब उसमें उन्होंने बहुत सारी प्री कंडीशंस दी कि आप ये सब कर लीजिए एनआरआईज के लिए, है ना। जो एनआरआईज हमारे हैं, इन लोगों के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, इन सब के लिए उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस भी बताई थी कि ये लोग कैसे कैसे करेंगे तो जाके हमारा सीएसी कंप्लीट हो सकता है। अब एक चीज़ और रखिएगा कि सीएसी को एक्शन में लाने के लिए 5 बेसिक स्टेटमेंट दिए गए थे कि अगर ये स्टेटमेंट्स होते हैं तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, मतलब इससे आप कह सकते हो कि हाँ भाई आपका सीएसी कंप्लीट होना, मतलब सीएसी का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, राइट। अब वो क्या कहा था उन्होंने कि जितने भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं, जितने भी तरह के, वो फ्रीली एक्सचेंज होने चाहिए, 2 नेशंस के बीच में फ्रीली एक्सचेंज होना चाहिए एक स्टैंडर्ड रेट पे, मतलब रेट स्टैंडर्ड होना चाहिए जो फिक्स हो जाए आपका, और उस पर सारी तरह के लिक्विड एसेट्स फ्रीली ट्रेड होने चाहिए। एक तो उनका ये हो गया था। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट है ना वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि अभी $1-2 की बात नहीं की जा रही है, एटलीस्ट $5 लाख होने चाहिए, मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कन्वर्जन के लिए होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि कैपिटल इनफ्लो शुड बी इन्वेस्टेड इन सेमी लिक्विड एसेट्स टू प्रिवेंट चर्निंग एंड एक्सेसिव आउटफ्लो। जो भी कैपिटल इनफ्लो है, पैसा जो कैपिटल में लगने वाला पैसा जो आपके यहाँ आ रहा है ना, उसको आप ना इस तरह से इन्वेस्ट करिए, किस तरह से सेमी लिक्विड एसेट्स में, पूरी तरीके से लिक्विड एसेट्स में मत करिए, सेमी लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करिए, जिससे कि जो, क्योंकि आपको पता है कि इनफ्लो का अपोजिट ही होगा, एनुअली आउटफ्लो होगा, है ना, क्योंकि आपको रिटर्न भेजना पड़ेगा, तो जिससे कि जो एक्सेसिव आउटफ्लो हो सकता है उसकी वजह से उसको रोका जा सके, राइट। इसके अलावा इन्होंने जो आपका 4th पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शुड नॉट यूज सीएसी टू मैनिपुलेट फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट। वो सीएसी का यूज़ इसलिए ना करें कि जो फिस्कल पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट बनाती है, टैक्स के लिए जो रूल बना रही है, बजट जो बनाती है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, वो सारी उसके लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो टैक्स वैक्स के लिए और इन सब चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सीएसी को यूज़ ना करें कि इनको मैनिपुलेट कर लें, है ना, मतलब फिस्कल पॉलिसीज़ को, एक्सचेंज रेट को, मतलब ये सब टैक्स वैक्स, ये जो सब पूरा फिस्कल पॉलिसी, मतलब बजट एक्सपेंडिचर जो चीज़ें होती है, इनको मैनिपुलेट करने के लिए इसका यूज़ ना किया जाए। और एक्सेसिव इनफ्लो एंड आउटफ्लो शुड बी बफर्ड बाय द नेशनल बैंक टू प्रोवाइड कोलैटरल। तो अगर कोई एक्सेसिव पैसा आ रहा है या एक्सेसिव पैसा जा रहा है आपकी कंट्री से, तो उसको, ये जो बफर है, ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही है, जो एक्स्ट्रा जा आ रहा है ना, उसको जो आपके नेशनल बैंक हो ना, वो क्या दे, कोलैटरल दे, उसको सेफ करे, उसको सिक्योर करे, उसके लिए सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करे। तो ये इनका था कि ये पाँच बेसिक स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जिसके बेसिस पे आपका सीएसी एक्शन में आता। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, तारापुर कमेटी, ये सब क्या होती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।